लेकिन उसके लिए आपको राष्ट्रीय अधिकारी में 100 लोगों को जोड़ना जरूरी है। और जी। फिर जो है आप अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हो जाएंगे। जी। और उस कार्यालय में एक वेब पोर्टल भी बनाया जा रहा है। उस वेब के माध्यम से आप एप्लीकेशन ले पाएंगे सभी विभागों की, राइट। लेकिन चूंकि मैं डीजी रहा हूं और पुलिस विभाग से आजकल सभी लोग त्रस्त हैं, तो मैं पुलिस की ही बात बताता हूं, राइट। कानून की जी। भाषा के भाषा बताएंगे तो इसमें 4 तरीके के रिलीफ आपको हमने कंसीव किए हैं इस नई व्यवस्था में। पहला है लीगल रिलीफ, जी। दूसरा है प्रशासकीय रिलीफ, जी। तीसरा है लेजिस्लेटिव रिलीफ, और पांचवा जी। है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ। मतलब हम आपको जी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ तक लेके जा रहे हैं। हम्म। आम आदमी को आज के घटिया कानून के तहत भी कॉन्स्टिट्यूशन तक लेके जा रहे हैं। अब मैं एक एक करके आता हूं। जी। एक ऐसा नियम है जो अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है, वो सेक्शन है 39। सेक्शन 39 भारत के हर नागरिक पर यह जिम्मेवारी देता है कि यदि आपकी जानकारी में कोई संज्ञेय अपराध होता है तो आपकी विधिक जिम्मेवारी है कि आपको उसे पुलिस को सूचित करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को सूचित करना पड़ेगा। ये आपकी विधिक जिम्मेवारी है अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी। जी। इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस एकदम उल्टी है। सामान्य केस में जब आप कोई अपराध घटित करते हैं तो पुलिस को विवेचना करके बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है कि हेमंत इज गिल्टी। जी। सेक्शन 39 में ज्यूरिस्प्रूडेंस को उल्टा कर दिया है। हेमंत को यह सिद्ध करना है कि यू आर इनोसेंट, जी। अदरवाइज आपको सजा हो जाएगी। मतलब पुलिस को कुछ सिद्ध नहीं करना है, पुलिस को तो कहना है कि भैया मुझे जानकारी मिली है कि इसको मालूम था, इसने फिर भी हमें नहीं बताया, बस उसे उतना कहना है। नाउ यू हैव टू से कि या तो मेरी जानकारी में नहीं था, देन यू हैव टू कन्विंसिंगली प्रूव दैट, राइट। या जी। आपके पास पर्याप्त रीजंस थे जिसके कारण आप पुलिस को सूचित नहीं कर पाए। यदि इसको आप प्रूव नहीं कर पाए तो यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी। अब हमने ये कानून आपको मालूम था क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये के बारे में मुझे नहीं आइडिया। ये देश को ये देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम है। जी। मैं गारंटी से एज ए पुलिस ऑफिसर कह रहा हूं कि 99.99% लोगों को, जैसे आपको लोकपाल का नाम नहीं मालूम है, ऐसे ही सेक्शन 39 के तहत आपकी ये विधिक जिम्मेवारी है, आपको कभी बताई नहीं गया है। ना कभी पुलिस ने बताया, ना शिक्षा व्यवस्था ने बताया, ना किसी ने बताया, ना माँ बाप ने बताया, उन्हें खुद ही नहीं मालूम बेचारों को। जी। हम इसका अपने हित में यूज कर रहे हैं। अब हमारा जो कार्यालय है जो आपसे आवेदन लेगा वो एक संज्ञेय अपराध का होगा कि नहीं होगा? जी। तो हम 154(1) में थानेदार से कहेंगे कि भाई साहब ये कंटेंट मेरे नॉलेज में आया है और मेरे ज्ञान के हिसाब से ये संज्ञेय अपराध बनता है। और सेक्शन 39 ने हमारे ऊपर एक कानूनी जिम्मेवारी सौंप के रखी है कि यदि संज्ञेय अपराध की जानकारी मिले तो ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है कि मैं थाना को बताऊं। तो मैं अपनी विधिक जिम्मेवारी के तहत तुमको ये कंटेंट भेज रहा हूं जो संज्ञेय अपराध इन धाराओं के तहत बनते हैं, राइट। मैं आपको ये भी स्मरण कराना चाहूंगा कि सेक्शन 154(1) के तहत है थाना प्रभारी, ये तुम्हारी विधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका संज्ञान लो, विवेचना करो और उचित कार्रवाई करो। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें। आप उससे कोई निवेदन नहीं कर रहे हो। आप हमारी एप्लीकेशन की टोन और टेनर समझ रहे हैं? जी 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 सर। अब नेक्स्ट स्टेप आती है 154(3) में, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसपी। तो यदि जो है ना थानेदार ने हमने खूब भेजा, उसने कहा ऐसी गम तैसी, तुम जैसे हमको बहुत लिखते रहते हैं, हमको साला अब तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, अब तो हमको एसपी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नेता भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा कौन? थानेदार, राइट जी। तो वो कहता है तुम्हारी ऐसी गम तैसी, तुम क्या कर लोगे हमारे इस दुष्ट व्यवस्था में? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। जी। तो फिर ये वेब पोर्टल हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय उसे नेक्स्ट स्टेज में 7 दिन जो भी अपन उसको समय अलॉट करेंगे, उस समय में उसे अपग्रेड करके एसपी के पास ले जाएगा। उससे कहेगा कि भाई साहब ये मेरी सेक्शन 39 के तहत विधिक जिम्मेवारी थी,
जिसका पालन करते हुए हम थानेदार के पास गए, उनकी भी विधिक जिम्मेवारी थी। अब इस दुष्ट थानेदार ने अपनी विधिक जिम्मेवारी निर्वहन नहीं की, इसी कानून के 154 के तहत, हे एसपी, ये आपकी भी विधिक जिम्मेवारी है कि इसका संज्ञान लो। जी अब हमारे दुर्भाग्य से एसपी ने भी संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वो तो आज की व्यवस्था के हैं। सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का, यदि वो राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं तो उन्हें पब्लिक से क्या लेना देना, राइट? तो एसपी ने भी आपकी बात नहीं सुनी। अब कानून में नेक्स्ट जो लीगल जो आपको रिस्पॉन्स है, उसमें एक सेक्शन है 156(3), उसमें एक न्यायालय की जिम्मेवारी है कि यदि कोई ना सुने तो न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ेगा, और न्यायालय जिसमें इंटरवीन करेगा उसे राइट टू सुपरविजन भी मिल जाएगा। तो नॉर्मल केस में न्यायालय के ऊपर प्रतिबंध है कि इट कैन नॉट इंटरफियर विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस। लेकिन जो केस सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत रजिस्टर होंगे, उसमें न्यायालय को उन्हें सुपरवाइज करने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम किया नहीं था, तो विवेचना भी ठीक नहीं करेगी। दैट्स वाई कानून ने न्यायालय को जितने भी केसेस 156(3) के तहत रजिस्टर होंगे, उसमें पावर ऑफ सुपरविजन दे दिया है। अब एक मिनट अपन मान लें कि हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि सभी के दिमाग खराब हैं, वहीं पे सब जगह घूस चल रही है, सभी जो ना बिके हुए हैं, अब क्या करें? तो हमारे दुर्भाग्य से न्यायालय ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर जो है इसी कानून के 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट का प्रोविजन है, राइट? कि बिरले केसेस में जहां कहीं न्याय ना मिल रहा हो, तो न्याय की डिलीवरी करने के लिए यह जिम्मेवारी हाई कोर्ट को दी गई है, अधिकार हाई कोर्ट को दिया गया है। तो हम 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट ले जाएंगे। हम जा रहे हैं, वो फरियादी नहीं जा रहा है। वी आर गोइंग अंडर सेक्शन 39 में, कि मैंने अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन किया, साला कोई हमको तो कॉपरेट ही नहीं कर रहा है, राइट? जी फरियादी को नहीं ले जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान रखें, फरियादी को तो हमने सेव कर दिया, उसने हमको दे दिया, फिर उसको अपने लेवल पे जो करना है करता रहे, लेकिन हम जाएंगे अब उसके बिहाफ पे, ठीक है ना? अब अजूब करिए, हाई कोर्ट ने भी नहीं सुना हमारी बात। तो फिर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के 6 सिक्वल जजमेंट हैं, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस इज हैविंग नो प्लेजर डॉक्ट्राइन, यदि कंटेंट से किसी अपराध का संज्ञान होता है तो उसे वो अपराध रजिस्टर करना होगा। तो पुलिस ने नहीं किया है तो हम उसके कंटेम्प्ट में चले जाएंगे, या हम कोई पीआईएल लगा देंगे, जिसके तहत हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडेट जारी करे, मंडामस जारी करे फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ये होगा लीगल रिलीफ। जी अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ पे। तो हमारा ही वेब पोर्टल डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को घेरेगा। दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ। और भाषा यही रहने वाली है जो मैंने कहा है, जो लीगल में भाषा है वही एडमिनिस्ट्रेटिव में भाषा रहने वाली है। मान जी श्रीमान जी नहीं कहना है, आपकी विधिक जिम्मेवारी है, इसमें आपकी प्रशासकीय जिम्मेवारी है। आपसे अनुरोध है प्रशासकीय जिम्मेवारी के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करें और इसमें संज्ञान लेके उचित कार्रवाई कराएं, राइट? भाषा में बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना? अब प्रशासनिक के बाद एक लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी है कि विधायक प्रश्न पूछता है। तो क्राइम फ्री भारत जो है, जो अभी विधायक हैं, विशेष तौर पे जो अपोजिशन वगैरह के हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष वाला तो आपके प्रश्न पूछने से रहा, तो अपने पैनल पे अपन कुछ विधायकों को पटा के रख लेंगे, उनको पका के डॉक्यूमेंट के साथ हम प्रश्न पूछवाएंगे कि भैया ये जिम्मेवारी थी थानेदार की कि नहीं थी, ये एसपी की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी, आप क्या कार्रवाई करेंगे इनके विरुद्ध? प्रशासनिक जिम्मेवारी में डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कार्रवाई करेंगे इनके विरुद्ध? और साथ में डॉक्यूमेंट होंगे। तो सरकार की रोज विधानसभा में और पार्लियामेंट में किरकिरी होगी कि नहीं होगी? हाँ या नहीं? रोज किरकिरी होगी, राइट? वो उन विधायकों को जो हमारी पैनल पे होंगे वो तत्काल उनको कुछ ना कुछ दे देंगे, इसके बाद वो विधायक हमारे प्रश्न नहीं लेंगे, तो हम अपनी किसी दूसरे को पकड़ेंगे, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा भाग्य यही है, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पे ले जा रहे हैं इसको। आर्टिकल 356 कह रहा है कि यदि जो है यह देश यदि संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं चल सकता है
तो उसे आर्टिकल 356 के तहत उस ऐसी सरकार को, राज्य सरकार को डिसमिस किया जा सकता है, राइट। तो पुलिसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द शेड्यूल 7 लिस्ट 2 और एंड आइटम नंबर 2 एंट्री नंबर 2। द पुलिसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिससे मैं कहूंगा कि जब ये साइंटिफिक प्रूफ है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के जो तहत जो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था कि वो हमें अच्छी पुलिसिंग देगी, वो नहीं दे पा रही है। इसका मतलब है देयर इज ए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संविधान ने एक व्यवस्था करके रखी है कि हर महीने हमारा गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजता है, जो हर महीने झूठी रिपोर्ट भेजता है। वो लिखता है कि हमारी सरकार सब नियम कानून से चल रही है, संविधान का पालन हो रहा है, सब अमन मंगल है, आनंद ही आनंद है, आनंद की वर्षा हो रही है, वो ये लिख के देता है। तो हम उसको पूरे डिटेल बना के, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो सब चीजों को कंपाइल करके 5,000 और 10,000 पेज का एक पोथन्ना जो है ना गवर्नर महोदय को भेज देगा कि भैया इस बार की रिपोर्ट में आप लिखिए कि मंगल ही मंगल नहीं है, संविधान की जो इंस्टीट्यूशनल मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, लिहाजा इस सरकार को डिसमिस करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जी। तो आपको लगता है कि गवर्नर महोदय हमारी बात मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? वो जो है ना भारत सरकार के नुमाइंदे हैं, चमचे हैं, उन्हें झूठ लिखने के लिए ही बुलाया गया है, तो सत्य लिखने के लिए तो उन्हें बुलाया नहीं गया है। तो फिर जो है हमारी ये वेबसाइट पूरे डिटेल के साथ सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी, कहिए भाई साहब ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि इनको मंडामस जारी करो कि गवर्नर महोदय अपनी रिपोर्ट तो ठीक लिखे, समझ रहे? तो जब सुप्रीम कोर्ट का मंडामस आएगा तो बेचारे गवर्नर महोदय को लिखना ही पड़ेगा। तो यदि हम एक सरकार को भी गिरा पाए तो बताओ जमीन के हालात बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया कि मैथिली शरण गुप्त कितना बड़ा रिलीफ देने की योजना रख रहे हैं। जी। आपने क्या इतने बृहद योजना का सोचा था क्या? नहीं, इस तरीके से तो नहीं है फिलहाल। नहीं, आपने तो छोटा मोटा कि भैया कोई एप्लीकेशन लेके चला जाए तो साथ में चले जाओ थाने पे, यही सोचा होगा। नहीं सर, मेरा वो थाने वो वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि मेरा जो रूट कॉज है, जो भी अपराध जितने होते हैं, आपका मेरा मानना उस चीज का अलग है। अपराधों का जो मुख्य कारण है वो कुछ और है। मुख्य कारण यही है कि लोगों की जो मुख्य कारण ये है कि हमारी जो है मानसिक स्थिति खराब है, हम गुलाम हैं, हम अर्थ को हम वरीयता दे रहे हैं, हमने अपना संस्कार खो दिए हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये हमारा संस्कार हो गया है। और यही कारण है कि परिवार में, बच्चों में, सभी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि नहीं?